नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग जनगणना से रिलेटेड क्वेश्चंस एमसीक्यू के माध्यम से देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग छत्तीसगढ़ के डाटा को देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में 2011 जनगणना के आधार पर स्त्रियों की संख्या कितनी थी, पुरुषों की संख्या कितनी थी, टोटल कुल जनसंख्या कितनी थी, 0 से 6 साल तक के जो बच्चे उनका लिंग अनुपात कितना था। इन सारे क्वेश्चंस को आज डिस्कशन करेंगे। तो एक सीरीज टाइप का होगा कि आज हम लोग 25 एमसीक्यूज करेंगे, फिर आगे और इसके सीरीज आपके रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग लाएंगे इसके आगे का सीरीज, ठीक है। और इसका जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम में मिल जाएगा। योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस करके टेलीग्राम चैनल है हमारा, आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक प्रोवाइड हो जाएगा। चलते हैं पहले क्वेश्चन में। छत्तीसगढ़ की जनसंख्या 2011 जनगणना अनुसार देश का जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? देश के जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? जो हमारी छत्तीसगढ़ की जनसंख्या है 2011 जनगणना के अनुसार देश की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है हमारी छत्तीसगढ़ की जनसंख्या, है ना। तो ऑप्शन दिया हुआ है 2.11%, बी दिया हुआ है 3.11% और सी दिया हुआ है 1.83% और डी दिया है इनमें से कोई नहीं करके। डी क्या दिया हुआ है? इनमें से कोई नहीं करके। तो इसका जो आप लोग ए ऑप्शन 2.11 है, ये इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा कि छत्तीसगढ़ की जो जनसंख्या है वो हमारे देश की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 2.11%। 2.11%। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन, 2011 की भारत की जनगणना के लिए 2011 में भारत की जनगणना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श वाक्य का उपयोग किया गया है? निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श वाक्य का उपयोग किया गया है? तो देखिए क्या दिया हुआ है, आवर कंट्री आवर सेंसस, उसके बाद आवर फ्यूचर आवर कंट्री बी, और फिर उसके बाद सी दिया हुआ है आवर सेंसस आवर फ्यूचर, और डी दिया हुआ है पीपुल ऑफ इंडिया आवर सेंसस। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका आवर सेंसस आवर फ्यूचर। इसका मतलब होता है हमारी जनगणना हमारा भविष्य, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। भविष्य तो इस आदर्श वाक्य का उपयोग किए थे, आवर सेंसस आवर फ्यूचर, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। इसमें 2011 की भारत की जनगणना का ये क्या है? आदर्श वाक्य है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन, जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि, जनसंख्या की जो प्राकृतिक वृद्धि हो रही है निम्न में से किसका परिणाम है पूछ रहा है। जो जनसंख्या में प्राकृतिक वृद्धि हो रही है उसका निम्न में से किसका परिणाम है? तो पहला अशोधित जन्म दर, दूसरा अशोधित मृत्यु दर, तीसरा प्रजनन, और फोर्थ है आपका विवाह। ठीक, तो इसमें आपका हो जाएगा अशोधित जन्म दर और अशोधित मृत्यु दर, मतलब कि पहला दूसरा आपका सही है, डी ऑप्शन है ना। अशोधित जन्म दर हो रहा है, अशोधित मृत्यु दर हो रहा है, जो कि किसका परिणाम है? प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि का परिणाम है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ की जनसंख्या कुल व्यक्ति 2011 जनगणना अनुसार कितनी है? छत्तीसगढ़ की जनसंख्या कुल व्यक्ति 2011 जनगणना अनुसार कितनी है बोल रहा है। तो ऑप्शन दिया हुआ है आपका ऑप्शन दिया हुआ आपका 256459192। ठीक, फिर उसके बाद दिया हुआ है आपका 255455198, फिर उसके बाद दिया है 156459193। तो देखिए ये सब डाटा उतना पढ़ने की जरूरत नहीं, ये वाला डाटा आपका करेक्ट ऑप्शन है। क्या क्या है?
2554519 जो छत्तीसगढ़ की जनसंख्या कुल व्यक्ति 2011 जनगणना अनुसार 1000 25545, इसको ऐसे याद कीजिएगा 2554519 2554519, ठीक। कैसे याद करोगे? 2554519 ऐसे करके इसको याद कर लीजिएगा, यही कुल जनसंख्या है 2554519। उसके बाद अगला क्वेश्चन बोल रहा है जनसंख्या वृद्धि के स्वरूप में एक दीर्घ काल अवधि में घटित क्रमिक परिवर्तन को क्या कहते हैं? जनसंख्या वृद्धि होता है तो एक बहुत लंबा काल हो जाता है, दीर्घ काल हो जाता है, तो उसमें उसके क्रम में जो परिवर्तन होते रहते हैं, जैसे कि जनसंख्या का बढ़ना घटना, जैसे कोरोना काल आया था तो बहुत लोगों की मृत्यु हो रही थी, है ना। और जितनी ज्यादा मृत्यु होती है उससे उतने ज्यादा क्या होते हैं, जन्म लेते हैं बच्चे। तो ये सब चीज का क्रम पूछ रहा है वो। तो जैसे पहला बोल रहा है जननांकीय संक्रमण, जनसंख्या विस्फोट, जननांकीय गत्यात्मकता और जननांकीय रूपांतरण करके पूछ रहा है। तो ये इसको संक्रमण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जननांकीय संक्रमण बोलते हैं। जो दीर्घ काल अवधि में जो भी क्रम घटित होते हैं, है ना, परिवर्तन होता है, उसको क्या बोलते हैं? जननांकीय संक्रमण। कभी घट जाता है, कभी बढ़ जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दीर्घ काल अवधि के परिप्रेक्ष्य में पूछा है, ठीक। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, स्थायी जनसंख्या संरचना के लिए निम्नलिखित में से एक प्रक्रिया का चयन करना है। जो स्थायी जनसंख्या संरचना के लिए निम्नलिखित में से एक प्रक्रिया का चयन करना है। पहला दिया हुआ है बढ़ती हुई जन्म दर और स्थिर मृत्यु दर। बढ़ती हुई जन्म दर और मृत्यु की दर क्या हो गई? स्थिर हो गई है। फिर घटती हुई जन्म दर और बढ़ती हुई मृत्यु दर। जन्म दर घट रही है और मृत्यु दर बढ़ रही है। फिर उसके बाद सी, स्थिर जन्म दर और घटती हुई मृत्यु दर। जन्म दर स्थिर हो गई है और मृत्यु दर भी क्या हो रही है? घट रही है। और अगला बोल रहा है स्थिर जन्म दर और मृत्यु दर। तो स्थायी जनसंख्या के लिए, किसके लिए? स्थायी जनसंख्या के लिए, जनसंख्या स्थायी हो जाए उसके लिए निम्नलिखित में से कोई एक प्रक्रिया का चयन करना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या राइट ऑप्शन हो जाएगा? स्थिर जन्म दर और मृत्यु दर। स्थिर जन्म दर और मृत्यु दर इसका स्थायी जनसंख्या का बेस्ट आपका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं आपके, ठीक। उसके बाद अगला क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ में पुरुषों की संख्या कितनी है? छत्तीसगढ़ में पुरुषों की संख्या कितनी है, ठीक। दोनों क्वेश्चन को एक साथ देखेंगे। जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ में स्त्रियों की संख्या, यहाँ पे स्त्रियों की संख्या पूछा है, यहाँ पर पुरुषों की संख्या पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको इतने सारे, है ना, तो उसमें सारे ऑप्शंस को देखने की जरूरत नहीं है। आप लोग एक बात बस याद रखिएगा, ये जो 127 करके जो डाटा है ये आपका महिलाओं की संख्या, स्त्रियों की संख्या हो जाती है। और ये जो आपका 128 करके जो दिया हुआ है पुरुषों की संख्या हो जाती है, ठीक, पुरुषों की संख्या। तो यहाँ पे पुरुषों की संख्या बोला है तो सी ऑप्शन, और यहाँ पे 127 वाला जो डाटा है वो आपका महिला का है ना। देखिए पीछे का डाटा याद हो चाहे मत हो, पर सामने का डाटा होना चाहिए। उस अगर मिसमैच करना चाहेगा तो सामने के डाटा को ही मिसमैच करेगा, पीछे के डाटा को नहीं करेगा। तो 127 महिला है और 128 क्या है? पुरुष है। 127 क्या है? महिला, और 128 क्या है? पुरुष, ठीक। 127 12 303 और 128 32 895, ठीक। 127 12 303 किसका है? स्त्री का है, और 128 32 895 पुरुष का। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन बोल रहा है माल्थस के अनुसार जनसंख्या नियंत्रण का सर्वाधिक प्रभावकारी उपाय निम्नलिखित में से कौन सा है? सबसे पहले तो माल्थस कौन है उनके बारे में जान लेते हैं। माल्थस एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे। इन्होंने जो जनसंख्या है
जो जनसंख्या है जनांकीय है, उसके बारे में ये शोध किए थे। इसके बारे में इसके बारे में ये पूरी तरीके से देखते थे कि ये बढ़ रहा है कि घट रहा है, पूरा अध्ययन किए हुए हैं ये इसके बारे में, जनसंख्या के बारे में। ठीक है, बढ़ती हुई जनसंख्या के बारे में, घटती हुई जनसंख्या के बारे में पूरा। तो माल्थस जी के अनुसार जनसंख्या नियंत्रण का सर्वाधिक प्रभावकारी उपाय कौन सा है? जनसंख्या नियंत्रण, कंट्रोल करने के लिए जनसंख्या को सर्वाधिक प्रभावकारी उपाय क्या हो सकता है? तो पढ़ लेते हैं। ए ऑप्शन दिया है जन्म नियंत्रण, बी विपत्ति, सी युद्ध, डी अनैतिक व्यवहार। देखिए ये सारे जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये बौद्धिक वाला जो हम लोग देखते हैं ना, उसमें आ जाता है। तो ये वाला क्वेश्चन का आंसर हम लोग खुद पढ़ के देना होता है। तो जैसे इसमें सबसे बढ़िया एग्जांपल दिख रहा है जन्म नियंत्रण, है ना, जन्म नियंत्रण। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। माल्थस के अनुसार जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार, माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या में वृद्धि होती है। पहले वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहे थे? जनसंख्या कंट्रोल कैसे किया जाए? तो जन्म नियंत्रण एक बेस्ट एग्जांपल है जनसंख्या कंट्रोल करने का। दूसरा, जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या में वृद्धि होती है, उसका कारण पूछ रहा है। जनसंख्या में वृद्धि होती है तो किस क्रम के अनुसार उन्होंने अध्ययन किया था? तो एक क्रम दिया हुआ था, तो हरात्मक क्रम में, या अंकगणितीय क्रम में, या सी ज्यामितीय क्रम में, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो माल्थस जी है उन्होंने जनसंख्या का सिद्धांत दिया था कि जनसंख्या में वृद्धि होती है ज्यामितीय क्रम के अनुसार। अब आप लोग इसको गूगल में सर्च करोगे तो ये जो ज्यामितीय क्रम है ऐसे करके बना होगा। मतलब कभी मृत्यु दर, कभी जन्म दर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, कभी मृत्यु दर कभी ज्यादा बढ़ रहा है, कभी जन्म दर कम हो जा रहा है, तो कभी मृत्यु दर एक स्थायी रूप से नहीं है करके ये ज्यामितीय क्रम को दर्शाया गया है। ये भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन वाला है ये आपका। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 11वां। इसमें बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या की जनांकीय विशेषताओं का हिस्सा नहीं है? जनांकीय विशेषताओं का हिस्सा नहीं है। इसको भी पढ़ के क्वेश्चन इसका आंसर आप लोग बना सकते हो। देखिए पढ़िए ऑप्शन ई लिंगानुपात, बी ग्रामीण शहरी जनसंख्या, सी रहन सहन का स्तर, या डी जनसंख्या का घनत्व। तो देखिए जो जनसंख्या है ना, कौन सा जनसंख्या की जनांकीय विशेषताओं का हिस्सा नहीं है पूछ रहा है। तो लिंगानुपात तो हिस्सा होता है ना, ग्रामीण शहरी जनसंख्या भी हिस्सा होता है, जनसंख्या का घनत्व भी होता है। क्या नहीं होता? रहन सहन का स्तर। रहन सहन के स्तर से कोई प्रभाव नहीं पड़ता जनांकीय विशेषताओं का, है ना। तो आपका रहन सहन का स्तर हो जाएगा इसका राइट आंसर कि ये नहीं होगा करके। ठीक, इसको मान लीजिएगा। बी 12वां क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या का घनत्व संबंधित है। सर्वाधिक जनसंख्या का घनत्व संबंधित है। समुद्र तटीय मैदानों में क्या सर्वाधिक जनसंख्या का घनत्व है, या बी औद्योगिक क्षेत्रों में, इंडस्ट्रियल एरिया में, या सी समतल धरातलीय बनावट में, उपजाऊ मिट्टी और पानी की उपलब्धता वाले क्षेत्रों में, या डी कम ऊंचाई युक्त पहाड़ियों में। ठीक, तो देखिए भारत में सर्वाधिक जनसंख्या का घनत्व, आप लोग एक बार इसका सोचिए तो क्या हो सकता है इसका आंसर? इसका आंसर हो सकता है औद्योगिक क्षेत्र में। कहां पे सर्वाधिक जनसंख्या का घनत्व देखने को मिलेगा? औद्योगिक क्षेत्र में। क्यों औद्योगिक क्षेत्र में क्यों देखने को मिलेगा? क्योंकि वहां पे क्या मिलेगा आपको? रोजगार। उसके बाद अगला ऑप्शन है आपका छत्तीसगढ़ में 0 से 6 आयु समूह के बच्चों का लिंगानुपात कितना है? जो 0 से 6 आयु समूह के बच्चे हैं उनका लिंगानुपात कितना है 2011 जनगणना के आधार पर छत्तीसगढ़ में? तो इसका आप लोग एकदम रटे होगे, इसका 969 है ना। कंफ्यूज करने के लिए सिमिलर डाटा टाइप के देंगे पर इसका रट लीजिएगा 969। अब चले हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। भारत में प्रथम जनगणना कब प्रारंभ हुई? ये आपके जब इंडिया के क्वेश्चंस बनते हैं तब ये क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं। पूछ रहा है भारत में प्रथम जनगणना कब प्रारंभ हुई? तो इसका देखिए 1891, 1881, 1894 और 1872। ज्यादातर लोग क्या करेंगे 1881 ऐसा करने की कोशिश करेंगे, पर प्रथम जनगणना कब प्रारंभ हुई पूछ रहा है। प्रथम जनगणना कब प्रारंभ हुई? तो क्या आएगा राइट आंसर? 1872 आएगा। ठीक है 1872। और किन्होंने स्टार्ट किया था? लॉर्ड मेयो।
स्टार्टिंग शुरुआत करने की बात बोल रहे हैं ना, कब प्रारंभ हुआ, तो 1872 में हुआ, ठीक। अब 1881 से रिलेटेड क्वेश्चन आगे देखेंगे, ठीक। अब इसी क्वेश्चन में देख लीजिए कि भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना कब हुई, तो अभी जस्ट देखे हम लोग 1872 में हुई। प्रथम जनगणना कब प्रारंभ हुई, तो 1872 में हुई। अब 1872 में किसने किया था, मेयो ने। किसके काल में, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में, ठीक। ये दोनों क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। लॉर्ड रिपन का भी बहुत महत्व है, उसको हम लोग इसी क्वेश्चन में देखेंगे कि नेक्स्ट इसी में ही समझ लीजिए आप लोग। जो लॉर्ड रिपन है ना, जो लॉर्ड रिपन है, इन्होंने क्या किया था 1881 में। ये जो लॉर्ड रिपन है, अभी तो मेयो का देख लिया कि 1872 में जनगणना आरंभ किए, लेकिन अगर नियमित जनगणना की बात बोला, अगर नियमित जनगणना की बात बोला तो लॉर्ड रिपन का नाम आ जाता है। कब से, 1881 ईस्वी में, ठीक। 1881 ईस्वी में। मेरे को लगा मैंने इसका अलग से क्वेश्चन बनाया, नहीं नहीं, अलग से क्वेश्चन नहीं बनाया, इसी में ही समझ लिए। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में नियमित जनगणना प्रारंभ हुई थी 1881 ईस्वी में, और बोलेगा जनगणना कब आरंभ हुई थी करके, तो 1872 आएगा, ना कि 1881, ठीक, ना कि 1881। आरंभ की बात बोला तो 1872 लॉर्ड मेयो के काल में, और नियमित रूप से जनगणना बोलेगा तब 1881 लॉर्ड रिपन के काल में, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20वीं शताब्दी के दौरान भारत की जनसंख्या वृद्धि को 4 पृथक चरणों में वर्गीकृत किया जा सकता है। 20वीं शताब्दी के दौरान भारत की जनसंख्या वृद्धि को कितने चरणों में, 4 चरणों में वर्गीकृत करना है। तो पहला दिया हुआ है आपका 1901 से 1921, इसका आपका मंद वृद्धि करके याद कर लीजिएगा, ठीक। 1901 से 1921 क्या रहेगा आपका, मंद वृद्धि रहेगा। उसके बाद 1921, अब 1901 से 1921 पहले मंद था, फिर 21 से 51 क्या हो जाएगा, स्थाई। 21 से 51 क्या हो जाएगा, स्थाई। और आपका फिर ये 51 से 81 क्या हो जाएगा, दूरगामी, ठीक, दूरगामी। पहले मंद था, फिर स्थाई हुआ, फिर दूरगामी हुआ, फिर 81 से 2001 कम होने के निश्चित लक्षणों सहित त्रिवृद्धि। 1981-2001 में क्या हुआ, त्रिवृद्धि हुई, ठीक। पहले क्या था, मंद था, फिर उसके बाद स्थाई हुआ, फिर दूरगामी हुआ, फिर उसके बाद त्रिवृद्धि हुई, ठीक। तो ए का 3, बी का 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 4। आपका सी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। 1 से लेके पूरा 21 तक देखिए, क्या था, मंद था, फिर 21 से 51 स्थाई, फिर 51 से 81 दूरगामी, फिर 81 से 2001 पूरा त्रिवृद्धि हुई है, 81 से 2001 तक। ये भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में आया हुआ क्वेश्चन है, हाँ क्वेश्चन बना हुआ है यहाँ पे। भारत में प्रथम नियमित जनगणना कब हुई करके, तो नियमित जनगणना किस वर्ष हुई थी, अभी जस्ट देखे, इसमें हुई थी, किनके काल, किसने किया था, लॉर्ड रिपन ने। और 1872 में सिर्फ प्रारंभ हुई थी, जनगणना प्रारंभ हुई थी लॉर्ड मेयो के काल में, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये भी बहुत आईएमपी क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है। 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 के दशक में जनसंख्या वृद्धि दर का प्रतिशत क्या था। 2001 से 2011 के दशक में जनसंख्या वृद्धि दर का प्रतिशत क्या था पूछ रहा है, ठीक। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है आपका 21.54, 21.94, उसके बाद 17.64 बी ऑप्शन, सी 15.89, फिर उसके बाद उपरोक्त में से कोई नहीं करके। 2001 से 2011 के दशक में जनसंख्या वृद्धि दर का प्रतिशत क्या है, तो इसमें उपरोक्त में से कोई नहीं आएगा। आपका जो डाटा है उसको नोट कर लीजिएगा, 17.7, 17.7 जो राइट आंसर है वो क्या है आपका, 17.7, ठीक। जनसंख्या वृद्धि दर का प्रतिशत 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 के दशक में कितनी थी, 17.7 थी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। कोई एक जो युग्म है वो सही सुमेलित नहीं है। इधर दशक दिया हुआ है, इधर जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर प्रतिशत में दिया हुआ है। तो 71 से 81, 23.66, देखिए ये
देखिए सही सुमेलित करने दे दिया है ना, सही सुमेलित नहीं है करके बोल दिया है। तो देखिए ये जो तीनों डाटा है याद करने का जरूरत नहीं है। जो हम लोग ऊपर में अभी क्वेश्चन देखे थे ना, ऊपर में क्या क्वेश्चन देखे थे, 2001 से 2011 दशक में जिसका देखे थे ना क्वेश्चन, 2001 से 2011 के दशक में 17.7 जो लिए थे, बस वही डाटा देखने लायक है। तो यहाँ पे इसी को देख लीजिए, यही सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे क्या आ जाता, 17.7 आ जाता। कितना आ जाता, 17.7। बस यही एक डाटा 2001 से 2011 के परिप्रेक्ष्य में पूछेगा। ठीक, ये सब डाटा को याद नहीं करोगे तो भी चलेगा, फिर भी दिक्कत नहीं है। 23 था और इधर 21 था, 23 और 21 था, है ना। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 20वां क्वेश्चन, भारत में निम्नांकित जनगणना वर्षों में से किस वर्ष जनसंख्या में सर्वाधिक प्रतिशत बदलाव, जनसंख्या में सर्वाधिक प्रतिशत बदलाव अंकित किया गया है? तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है 1981, उसके बाद दिया हुआ है बी 1971, फिर सी दिया हुआ है आपका 2001 और डी दिया हुआ है आपका 1991। तो आपका जो भारत में निम्नांकित जनगणना वर्षों में सर्वाधिक प्रतिशत बदलाव जो हुए हैं जनसंख्या में, वो आपका हो जाएगा 1971। कब हुआ है, 1971 में सर्वाधिक प्रतिशत बदलाव। जनगणना वर्षों में सर्वाधिक प्रतिशत बदलाव जनसंख्या में कब हुआ है, 1971 में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो पहला, भारत की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है। ठीक, पहला ऑप्शन ये दिया है कि भारत की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है। फिर उसके बाद दूसरा, वर्तमान वृद्धि दर से निकट भविष्य में इसके चीन से आगे हो जाने की संभावना है, बोल रहा है। ठीक, उसके बाद तीसरा, विश्व के प्रत्येक 6 व्यक्तियों में एक भारतीय है। फिर चौथा, भारत की लगभग 40% जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे स्तर में है। तो देखिए पहला तो बिल्कुल सही है, भारत की जनसंख्या तीव्र गति से आगे बढ़ रही है। दूसरा भी बिल्कुल सही है कि आने वाले भविष्य में चीन से आगे हो जाने की संभावना है। तीसरा भी बिल्कुल सही है, विश्व के प्रत्येक 6 व्यक्तियों में एक भारतीय है। भारत की लगभग, अब डी ऑप्शन चौथा, भारत की लगभग 40% जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे स्तर में है। 40% से नहीं, उससे ज्यादा प्रतिशत जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे स्तर में। तो पहला, दूसरा, तीसरा आपका सही ऑप्शन है। सही उत्तर चुनने बोला था, पहला, दूसरा, तीसरा सही है कि जनसंख्या है वो तीव्र गति से बढ़ रही है और आने वाले भविष्य में क्या है, वो चीन से आगे बढ़ जाएगी। और भारत में हर 6, क्या बोल रहा था उसके बाद वाला जो कूट था वो, कि विश्व के प्रत्येक 6 व्यक्तियों में से एक जो है वो भारतीय है करके। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया हुआ है, भारत की जनगणना हर 10 वर्ष पर की जाती है। भारत की जनगणना हर 10 वर्ष पर की जाती है। उसके बाद कारण दिया हुआ है, 10 वर्ष अवधि के दौरान भारत की जनसंख्या अधिकांशतः अपरिवर्तित रही है, अपरिवर्तित रही है। तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग पढ़ के तर्क लगा के बौद्धिक क्षमता के अनुसार इसका आंसर दे सकते हो। जैसे पहला बोला, भारत की जनगणना हर 10 वर्ष पर की जाती है, तो जी हाँ की जाती है हर 10 वर्ष पर। बस ये कोरोना काल आया था तो वहां पे थोड़ा नहीं किए थे, क्योंकि कोरोना काल से निजात पाने के लिए उसमें कर रहे थे, है ना, प्रयास। तो भारत की जनगणना हर 10 वर्ष में की जाती है, जी हाँ हर 10 वर्ष में की जाती है। कारण, 10 वर्ष अवधि के दौरान भारत की जनसंख्या अधिकांशतः अपरिवर्तित रही है, बोल रहा है। जबकि हर साल परिवर्तित होते रहती है, हर साल चेंजेस होते रहता है, और ये अपरिवर्तित की बात कर रही है। तो आपका कारण कथन तो सही हो जाएगा, ए सही है, किंतु आर गलत है। अब इस वाली चीज को ये मत ले लेना कि कोरोना काल में तो नहीं हुआ है तो ये वाला तो नहीं होगा करके, लेकिन होती है, भारत की जनगणना हर 10 वर्ष पर होती है। उस टाइम कोरोना काल था करके उसमें विकास को ना देख के, जनगणना को ना देख के पहले देखा गया कि पहले उससे निजात कैसे पाए, है ना। वैसे भी ये PYQ क्वेश्चन है आपका प्रीवियस ईयर का। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन 23वां, भारत में जनसंख्या घनत्व क्या हो रहा है? भारत में जो जनसंख्या घनत्व है वो क्या हो रहा है? लगभग स्थिर रहा है जनसंख्या घनत्व, निरंतर बढ़ रहा है, या पहले बढ़ा और फिर 1991 के पश्चात घटा है, कुछ कम हुआ है? तो इसका भी आप लोग आंसर दे सकते हो कि निरंतर बढ़ रहा है। जो भारत में जो जनसंख्या घनत्व है वो निरंतर बढ़ रहा है।
स्थिर तो है ही नहीं, ये एलिमिनेट हो गया। कुछ कम हुआ, ये भी ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। पहले बढ़ा और फिर पहले बढ़ा नहीं, अभी बढ़ रहा है, तो ये भी ऐसे एलिमिनेट हो गया, है ना? एलिमिनेट करके बना लिए, निरंतर बढ़ रहा है करके। उसके बाद 24वां नंबर का क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व कितना है पूछ रहा है। 2011 की जनगणना अनुसार तो 382। कितना है? 382। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व क्या है? 382। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 2011 की जनगणना में जाति को सम्मिलित करने की सहमति, जाति को सम्मिलित करने की सहमति देने वाले मंत्रियों के समूह में जीपीएम के प्रमुख कौन थे? जीपीएम के प्रमुख कौन थे? 2011 की जनगणना में जाति को सम्मिलित करने की सहमति, मतलब जनगणना की है तो जाति को सम्मिलित करने की सहमति देने वाले मंत्रियों का जो समूह था उसके प्रमुख कौन थे करके पूछ रहा है। तो ऑप्शन दिया हुआ है पीसी चिदम्बरम, शरद पवार, प्रणब मुखर्जी या एस एम कृष्णा। तो एस एम कृष्णा जी थे जिन्होंने जाति को भी सम्मिलित करने की सहमति देने वाले जो मंत्रियों का जो समूह था उसमें ये भी थे। मंत्रियों के समूह में कौन थे? एम एस कृष्णा, जो कि क्या थे? प्रमुख थे। क्या थे ये? प्रमुख थे। तो इसमें हम लोग ने छत्तीसगढ़ के जनसंख्या से भी क्वेश्चंस देखे, प्लस भारत के परिप्रेक्ष्य में जो क्वेश्चन बना था 2011 की जनगणना के हिसाब से उसको भी देखे। आगे जो इसका सीरीज है उसमें छत्तीसगढ़ के जितने जनगणना के डाटे पूछे गए हैं उन्हीं को ही लेके चलेंगे हम लोग। उसमें अब भारत के जो क्वेश्चन है वो नहीं रहेंगे, सिर्फ छत्तीसगढ़ की जनगणना आईएमपी क्वेश्चन हम लोग देखते जाएंगे और वर्तमान में जो डाटे चेंजेस हुए हैं उनको अपडेट करते जाएंगे साथ में। और इसका पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम में मिल जाएगा। ठीक, टेलीग्राम में मिल जाएगा। और ये एडीओ के पेपर के लिए भी महत्वपूर्ण है, एडीआई के लिए भी, आबकारी इंस्पेक्टर के लिए भी। तो ये एमसीक्यू जरूर मारिए। एडीओ के एमसीक्यू के प्रैक्टिस के लिए अगर आप लोग टेस्ट सीरीज लेना चाहें तो टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं हमारे यहाँ, अपडेटेड डाटा के रूप में है। आपके फेवरेट सर दीपक सर जी भी पढ़ा रहे हैं उसमें, तो सारे कोर्सेज भी आप लोग परचेज कर सकते हो।